So good morning all of you. Let's start with the chapter triangles. As I was telling you right now, there are four parts. This chapter can be divided into four parts. And let's start with the first part of the chapter, and that is basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem has nothing to do with similarity of triangles. जनरली हमें ये जो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, चैप्टर कर लेते हैं, उनको लगता है ये चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल्स है. ये चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं है, इसका नाम है ट्राइंगल्स. इसके चार पार्ट हैं एक तरह से देखिए. तो उसमें से फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ऑल्सो नोन एज बीपीटी. शॉर्ट में हम इसको बीपीटी भी कहते हैं और इसको थियरम्स थ्योरम भी कहते हैं. The mathematician who has given the name, it has been named after him, so it is also known as Thales theorem. चलो समझते हैं इस थ्योरम को. इसका प्रूफ भी अपने सिलेबस में है, इसलिए अपन इसका प्रूफ भी करेंगे. और इसका कन्वर्स ना पहले प्रूफ था, मतलब ना कोविड-19 से पहले सिलेबस में था ना अब है, लेकिन उसको समझेंगे जरूर क्योंकि वी हैव टू इंप्लीमेंट इट इन द क्वेश्चंस. ओके चलो, हमें याद होगी मिड पॉइंट थ्योरम. याद है लास्ट ईयर की थी मिड पॉइंट थ्योरम. कौन बताएगा मुझे मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी? मैं बताऊं सर? हाँ जी बताएं बेटा. सर किसी भी मतलब ट्रायंगल के एक साइड के मतलब किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है. ठीक है, बिल्कुल सही अनुज. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को जोड़ती हो. जैसे डी और ई मान लेते हैं ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं. तो डी ई हमने पढ़ा था, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इन अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. दैट मींस डी ई इज पैरेलल टू बी सी फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली इट सेज डी ए इज हाफ ऑफ बी सी. No, line segment joining the midpoints of any two sides in a triangle is parallel to third side and half of it. ये मिड पॉइंट थ्योरम थी, एमपीटी थी, जो हमने 9th क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ी थी, है ना. बीपीटी भी समथिंग somewhat like this only, वो भी ऐसी ही है, कुछ कुछ ऐसी ही है. उसके चलो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आप समझते हैं. वो क्या है? वो कहता है इन अ ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई नीड नॉट टू बी द मिड पॉइंट्स. वो हो सकते हैं मिड पॉइंट भी हो सकते हैं मिड पॉइंट ना भी हो. सो डी एंड ई आर नॉट द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी. बट व्हाट इज इट? इट सेज अ लाइन पैरेलल टू बी सी, अ लाइन पैरेलल टू बी सी if intersects the two sides at two distinct points. If a line L is parallel to one of its side, किसी भी साइड से पैरेलल हो मान लीजिए, and it should intersect the circle at two distinct points. What do we mean by two distinct points? यहाँ पे अगर ये लाइन है ट्राइंगल ABC है मान लीजिए और ये लाइन है N, it is parallel to BC, but it is of no use because it is not intersecting the two sides. Okay, हमने कहा चलो ऐसे नहीं तो ऐसे होगा. N मान लेते हैं, N is a line parallel to BC. It is also of no use. ये भी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की लैंग्वेज में यानी कंडीशंस में नहीं आती, पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे इट इज इंटरसेक्टिंग BC एंड AC एट ए ओनली, एट वन पॉइंट ओनली. ठीक है, तो कंडीशन क्या कह रहा है? लाइन शुड इंटरसेक्ट द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. इफ अ लाइन इज इंटरसेक्टिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स and if it is parallel to the third side, and it should be parallel to BC like in this figure. Okay, then the other two sides are divided in the same ratio. Then it divides the sides, the two sides in the same ratio. That means the ratio of AD is to BD is same as the ratio of AA is to EC. चेक कीजिए क्या था. वापस से पूरा सेंटेंस ढंग से पढ़ते हैं क्योंकि हमें मालूम है क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में कई बार ऐसा भी आता है स्टेट एंड प्रूफ. व्हाट डज इट मीन? स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम एंड देन प्रूफ. ओके, एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्क क्वेश्चन. सेक्शन डी का क्वेश्चन है कि स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम. राइट, तो हमने कहा चलो अगर स्टेट करनी है, स्टेटमेंट चाहिए, तो पहले स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा ताकि याद हो जाए स्टेटमेंट क्या है. इन अ लाइन, इन अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड, intersects the other two sides at two distinct points. If in a triangle a line is parallel to one of its side
intersect the other two sides at two distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. Then the two sides are divided in the same ratio. I suppose the statement is clear. In a triangle, if a line is parallel to one of its sides, intersect the other two sides at two distinct points. Suppose this is a triangle PQR and MN is parallel to PQ. लाइन सेगमेंट है यहाँ, तो वैसे लाइन बोल लेते हैं, चलो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, इसलिए लाइन MN is parallel to PQ. Then which two sides are divided in the same ratio? Sir, QR and PR. RP and RQ. PR and QR. ओके, ठीक है. क्या रेशो होगा? कौन सा रेशो इक्वल कर रहा है वो? PM RM upon PM और RN upon QN. ठीक है, RM upon MP या PM is equals to RN upon QN. ठीक है, ओके. क्या हम इसको दूसरी तरफ से भी बोल सकते थे, PM upon RM is equals to QN upon NR? ठीक है, हाँ, बिल्कुल. एक बार फिर से समझते हैं. चलो मान लेते हैं अपने पास में एक ट्राइंगल है, एक पहले एक बस सिंपल ट्राइंगल की फॉर्म में लेता हूं, ट्राइंगल ABC and L is parallel to BC. L is parallel to BC. The line is intersecting the other two sides at two distinct points. The line L is intersecting the two sides AB and AC at two distinct points, AD and suppose this is D and that point is E, suppose. Then the two sides are divided in the same ratio, right? So this is proportion only, no? AD upon BD is equals to AE upon EC. AE upon C. Okay, AD upon BD is equals to AE upon CE, right? ठीक है. रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको कंपोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टिनेंडो के नाम से जाना जाता है. इसका मतलब सिंपल कहें, एक एग्जांपल देता हूं. कंपोनेंडो जैसे AD अपॉन BD में अगर +1 कर दें और AE अपॉन CE में अगर +1 कर दें तो चलेगा ना? एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स. यस सर. यस सर, चलेगा. बिल्कुल चलेगा. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सब अगर हम इसे ऐड कर लेंगे तो AD प्लस BD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE प्लस CE अपॉन CE हो जाएगा. यस सर. चलिए, तो लुक एट द फिगर. AD प्लस BD को हम AB कह सकते हैं. Yes, sir. AE प्लस EC को क्या कहेंगे? AC. बिल्कुल. सो हम कह सकते हैं AC अपॉन CE. ये भी क्या है? एक रिजल्ट है प्रोपोर्शनलिटी का. इसको कंपोनेंडो कहते हैं. इसी तरह से डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टिनेंडो नाम के, यानी ये कोई ब्राजीलियन फुटबॉल टीम की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये प्रोपोर्शनलिटी के कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, शायद आपने ये रेफरेंस बुक्स में व्हाइल डूइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वर्ड्स पढ़े हो शायद. ठीक है, इसका मतलब अगर हम डेप्थ में नहीं जा रहे तो एक सिंपल सी बात है. अगर कोई बच्चा कहता है कि AD अपॉन AD का रेशियो है तो हमें क्या लेना चाहिए? चेक करो. सर AE और EC. AE upon AC. AE और AC. AD अपॉन AD की बात कर रहे हैं तो सामने आना चाहिए रेशियो AE अपॉन AD का. ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा नहीं मैं तो BD अपॉन AB ले रहा हूं, तो सर CE upon AC. तो CE अपॉन AC आना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. कोई कहता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं लिया, मैं तो AB अपॉन AD ले रहा हूं. सर AC upon सर AC upon AE. ठीक है, तो फिर तो AC अपॉन उसने AD लिया था तो उस तरफ उसको लेना चाहिए रेशियो में AE. देखो ये सारे के सारे क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के रिजल्ट्स हैं, राइट? लेकिन ये रिजल्ट्स कहां से ओपन होंगे? जो बेसिक रूल है वो क्या है? इफ इन अ ट्रायंगल अ लाइन इज पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड्स and it is intersecting the two sides at two distinct points,
then the two sides are divided in the same ratio. The ratios can be taken in various manner, but it should be correct. Like if somebody says AD upon BD is equals to CE upon AE, is it correct? Is it a correct statement? No, sir. नहीं, अगर AD अपॉन BD है तो यहाँ पे दूसरी साइड में भी AE अपॉन CE ही होना चाहिए, ये गलत है. अगर CE अपॉन AE ले रहा है तो अगर मान लीजिए वो इसको करेक्ट करना चाहता है लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या करेगा? BD upon DA. AD. BD अपॉन AD लिखना चाहिए उसे, है ना? Now it is correct. Yes. Correct. So this is what basic proportionality theorem is all about. If in a triangle a line is parallel to one of its sides, intersect the other two sides at two distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. Okay, चलिए स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा प्रूफ समझाता हूं आपको, थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे. चलो, suppose somebody says prove basic proportionality theorem, then what is given to us? क्या given होगा अपने पास में? सोच के देखो जरा. That which line is parallel to which line? ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ से शुरू करेंगे ना. A triangle ABC, नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं. गिवन में नाम तो देख, नामकरण तो करें पहले बेचारे का, है ना. सो ट्राइंगल ABC in which D and E are the points on sides AB and AC respectively. क्या ठीक है? स्टेटमेंट चेक करो. यस सर. राइट. साथ ही में ऑल्सो ये भी गिवन होना चाहिए कि DE is parallel to BC, a line which is parallel to one of the side of the triangle and intersecting the other two sides at two distinct आवाज points. नहीं आ रही. मेरी आवाज नहीं आ रही? एक मिनट रुको. आ रही है सर, अब आ गई. शायद माइक कॉलर में घुस गया होगा. चलो नहीं सर, एक बार सही बैकअप. परफेक्ट. ठीक है. हाँ जी. So triangle ABC in which D and E are the points, two distinct points of course, on sides AB and AC, and DE is parallel to BC. It is given. Okay. What we need to prove? The two sides are divided in the same ratio. So which ratio we are talking about? AD upon BD is equals to AE upon CE. AE upon CE. बिल्कुल ठीक है, यही तो प्रूव कर रहे हैं कि the two sides are divided in the same ratio. Right? ठीक है, बहुत बढ़िया. चलो यहाँ पे थोड़ी सी, जैसे अपनी पहले भी बात होती थी 9th क्लास में, तो हमने पूरी जमाने भर की ज्योमेट्री पढ़ी है, तंग हुए ही हैं ज्योमेट्री से. शायद कुछ स्टूडेंट्स तो मेरी तरह तंग हुए होंगे, क्योंकि समझाना और पढ़ाना बहुत टिपिकल काम है ज्योमेट्री में. हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग होता है ना. यहाँ पे भी ऐसा ही है. थ्योरम्स का प्रूफ तो अपने को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन लॉजिक को समझना पड़ता है ना. और फिर ये रटा रटाया काम होता है एक तरह से. यहाँ की कंस्ट्रक्शन भी याद करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है. हम DM परपेंडिकुलर खींच लेते हैं AC पे. Constructed, what we have constructed, DM and altitude on side AE, you can say AE or AC, it's one and the same thing, है ना. And EN, suppose we have drawn a perpendicular on AB or AD. First of all, तो क्या किया अपन ने? दो altitudes बनाए, ठीक है. So draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AD. पहली बात. फिर इसके साथ साथ BE और CB को भी जोड़ना है. ज्वाइन करना है CB एंड BE को. देखिए ऐसे बहुत कम. हाँ जी बेटा. परपेंडिकुलर टू AC हो गया, फिर DM परपेंडिकुलर टू AE. क्या बात है? One and the same thing. One and the same thing. The line is same. If it is altitude, if it is perpendicular to AE, it is also perpendicular to AB or AC, no? हाँ ठीक है सर, ठीक है ना. तो आपकी मर्जी है बेटा, आप DM लिखें यहाँ पे, सॉरी AC लिखें या AE लिखें. इसी तरह से यहाँ पे AB लिखें या AD लिखें, इस वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट पे पूरे पे एल्टीट्यूड होगा. देखिए चलिए कंस्ट्रक्शन पे आते हैं. थोड़ी सी खतरनाक कंस्ट्रक्शन है, मतलब जनरली हम इतनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं करते,
दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ भी रहे हैं, यानी कि बीई और सीडी को भी ज्वाइन कर रहे हैं। फिर हम एक डीएम एल्टीट्यूड भी बना रहे हैं, हम ईएम एल्टीट्यूड भी बना रहे हैं। जनरली ऐसी बहुत सारी यानी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होती किसी क्वेश्चन में। चेक कीजिए, प्रूफ गिवन क्लियर है ना? क्या हमें क्या प्रूव करना है, ये एम हमारा टारगेट क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन क्यों की गई है वो अभी लॉजिक जब हम करेंगे तो हमें क्लियर होंगे कि क्या लॉजिक है इसके पीछे ऐसी कंस्ट्रक्शन के। ठीक M और है? N मिड पॉइंट्स तो नहीं है ना? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मिड पॉइंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई मिड पॉइंट का कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। वो कहते हैं आप ना एरिया ADE का रेशो एरिया ट्राइंगल BDE के साथ ले लीजिए। एरिया ट्राइंगल ADE का रेशो आप ट्राइंगल BDE के साथ ले लीजिए। हमने कहा ठीक है ले लेते हैं, अगर एरिया का रेशो लेना तो ले सकते हैं आराम से। तो हमारे पास में ऑप्शन है, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ADE में हमारे पास में दो एल्टीट्यूड है, एक डीएम एल्टीट्यूड है। अगर एल्टीट्यूड डीएम लेते हैं तो बेस AE काउंट होगा, है ना? अगर डीएम को एल्टीट्यूड माने तो AE हमारा बेस होना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, ऑप्शन है EN। अगर EN एल्टीट्यूड है तो बेस फिर तो AD होगा। हाफ बेस इंटू हाइट से कैलकुलेशन कर सकते हैं हम एरिया की आराम से। हाफ बेस इंटू हाइट में बेस दो है क्योंकि एल्टीट्यूड दो है। डेफिनेशन यही होती है, द एल्टीट्यूड ड्रॉन, द साइड ऑन विच एल्टीट्यूड इज ड्रॉन इज बेस। सो यहाँ पे AD अगर बेस माने तो EN हाइट है और AE अगर बेस माने तो DM की हाइट है। ठीक है, हमें चाहिए AD, इसलिए हम जांच के इसको हाफ बेस AD इंटू हाइट EN ले लेते हैं। एडी की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं क्योंकि हमें पहली वाली में चाहिए, पहले प्रोपोर्शनल रेशो में चाहिए AD अपॉन BD। हमने AD वाला ट्राइंगल यानी बेस AD क्यों लिया ये समझ में आना चाहिए था, क्योंकि हमें चाहिए AD, तो हमने कहा AE को बेस ना लेकर के AD को ले लेते हैं। तो हाफ बेस इंटू हाइट इसका एरिया है। अब BDE पे आते हैं, इस ट्राइंगल पे BDE ट्राइंगल पे ये हो गया हाफ बेस BD इंटू हाइट EN। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन होता है कि सर हाइट EN कैसे हो गई? तो अपना थोड़ा सा क्लियर करते हैं, बेसिक ज्योमेट्री है ना। द एल्टीट्यूड मे और मे नॉट लाई इन द फिगर। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, द एल्टीट्यूड मे or may not lie in the figure. Like suppose this is a figure given to us. AB is 2 centimeter, CD is 6 centimeter, and somebody says we are, let's suppose we are in 7th standard, and somebody says what is the area of triangle ABC? Suppose somebody asks us what is the area of triangle ABC? Can we calculate? Yes, sir. 6 centimeter square. 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल ABC का एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया था 7th क्लास में? हाफ बेस AD नहीं लिया था क्योंकि AD इज नॉट द बेस। ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना है तो AB इज द बेस एंड हाइट इज 6। क्यों ले 6? क्योंकि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम AB। द एल्टीट्यूड कैन बी ऑन द लाइन और ऑन द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ इट। ट्राइंगल या किसी भी फिगर में एल्टीट्यूड जो है ना वो हमेशा फिगर के अंदर ही हो ऐसा नहीं होता, फिगर के बाहर भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक्सटेंडेड साइड पे होना चाहिए, पे होना चाहिए। चेक कीजिए, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही है। मामला ये है कि ये है B, ये है D और ये है E, और यहाँ पे इस ट्राइंगल में राइट एंगल है ही नहीं, तो हाफ बेस इंटू हाइट हम लगा ही नहीं सकते। अपने कहा BD पे तो नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे चले तो इसके एक्सटेंडेड पार्ट पे एल्टीट्यूड है। चेक करो, BD पे नहीं है लेकिन BD के एक्सटेंडेड पार्ट पे एल्टीट्यूड है। तो इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालना चाहे तो हम यही तो कहेंगे हाफ बेस BD इनटू हाइट EN। चेक करो, द हाइट इज आउटसाइड द फिगर, डजंट मैटर। क्लियर है?
हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। सो हाफ से हाफ रिड्यूस हो गया, EN से EN, दोनों की हाइट सेम थी, तो हमारे पास रेशियो आ चुका है AD अपॉन BD का। यही चाहिए था हमें, चेक करो, हमें यही चाहिए था, AD अपॉन BD ही चाहिए था, मिल गया हमें, है ना। इसको फर्स्ट मार्क करके रख लेते हैं, ये फर्स्ट रेशियो आया है, ठीक है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। उसने कहा आप ऐसा कीजिए कि एरिया ट्राइंगल ADE का दोबारा से रेशियो ले लीजिए, लेकिन इस बार रेशियो लेना ट्राइंगल CDE के साथ। एरिया ट्राइंगल ADE का रेशियो ले लीजिए CDE के साथ। हमने कहा ट्राइंगल ADE का रेशियो तो इस बार भी लिया था हमने, हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन इस बार बेस AD नहीं है AE। AE ठीक है, अगर हाँ, क्योंकि हमें चाहिए AE, है ना। हाफ बेस AE इनटू हाइट क्या हो जाएगी, MD। ठीक है, MD, बिल्कुल, DM कह लीजिए, है ना, बिल्कुल। हाफ बेस अगर AE है तो हाइट DM है। इसी तरह से अब ट्राइंगल CDE की बात करते हैं, ये रहा CDE, जरा हाईलाइट कर लेते हैं। इस ट्राइंगल में हाफ क्या CDE में अल्टीट्यूड है, Yes, sir. नहीं है, अंदर तो नहीं है, क्या बाहर है, है ना? क्या करे, सॉरी अपेक्षा, मैं बीच में बोल गया, आप क्या बोल रहे थे। तो आपने तो बोला था कि एक्सटेंडेड पार्ट पे होता है तो एल्टीट्यूड होता है। हाँ सर, DM आपने नहीं बोला था, आपने नहीं बोला था, ये फैक्ट है ना, आपने याद दिलाया था, मैंने याद दिलाया, हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा है, ठीक है। चलिए, हाफ बेस इज CE इनटू हाइट DM, ठीक है बेटा। तो हाफ से हाफ, DM से DM कैंसिल करते हैं, डिवाइड करते हैं, सो AE अपॉन CE, लेट इट बी द सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, हमें कुछ नहीं करना, केवल फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करना है, ये फर्स्ट और सेकंड इक्वल होनी चाहिए, बस हम ये कह रहे हैं। इसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर तो सेम है, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है। क्या डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हमारा काम बन जाए, है ना। जरा चेक कीजिए कि एरिया CDE और BDE अगर इक्वल हो जाए तो हमें सिंपल एक लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 and 2। चेक कीजिए, क्या दे आर इक्वल। Sir, can we do it by congruency? No, they will not be. You will not be able to prove them congruent. You will not be able to prove them congruent. They are not congruent, बेटे। ऐसा याद करें। हाँ जी बेटे। एरियाज इक्वल है, एरिया इक्वल है, वही तो कह रहा हूँ, क्यों है, याद करो जरा, 9th क्लास हमें एक पूरा चैप्टर पढ़ा था इसका। सर आ गया सर याद आ गया। अगर क्या? अपन जो पैरेललोग्राम या फिर ट्रेपेजियम बन रहा है, उसमें से अगर अपन इक्वल पार्ट निकाल दे तो उनमें ट्रेपेजियम में जो दो इक्वल जो ट्रायंगल बचेंगे वो इक्वल बचेंगे। चलो, इतनी लंबी कहानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इतनी लंबी कहानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रुको एक मिनट, क्योंकि इक्वल को माइनस माइनस कहीं नहीं करना अपने को। चलो एक बार थोड़ा सा और शॉर्ट में चलते हैं। यस, somebody was giving me the clue. Sir, BDE and sir, two triangle BC on the are same base and between the same parallel. Good. Who was it? साधारण गानी है सपोज, बिल्कुल सही है। ट्राइंगल, हाँ सॉरी, मनस्व खत्री, yes, Manasva, correct. He says, Manasva is reminding us that we have gone through a chapter, area of parallelogram and triangles last year, and in that chapter we have studied that triangles are on the same base and between the same parallels are equal in area. Look at the figure. Is the condition obeyed by here, by the two triangles? Are they all on the same base? yes sir, base DE, DE base है, okay. Are they between the same parallels? Yes sir, DE and BC. DE and BC are parallel to each other, of course. So the triangles are on the same base and between the same parallels are equal in area, है ना। चलिए लिखते हैं, since area triangle BDE and area triangle CDE, both the areas of triangles are equal. What is the reason? Triangles on the same base and between the same parallel. You will write it yourself, no? चलो ठीक है। So form 1 and 2 क्या अब इक्वेट कर दें?
देखो ना, न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर से पहले इक्वल था, डिनोमिनेटर के ट्राइंगल्स भी इक्वल है, इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है. Things which are equal to the same thing are equal to one another. So from 1 and 2 we can conclude that AE upon CE is equals to AD upon BD. चेक कीजिए, सही है ना? यस सर. बहुत इजी है. देखो अब और भी इजी हो गया. क्यों? क्योंकि पहले इस चैप्टर की देयर वर 4 थ्योरम्स इन द सिलेबस, जिनका प्रूफ सिलेबस में था, मतलब वो 4 थ्योरम थी, है ना. उनमें से अब केवल 2 ही रह गई, 2 हटा दी गई सिलेबस में. जैसे जैसे चैप्टर करेंगे वैसे वैसे बताता चलूंगा क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है. तो अब हमारे पास में केवल 2 थ्योरम है जिनका प्रूफ है सिलेबस में. एंड थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वन इज द बीपीटी, अनदर वन इज द पाइथागोरस थ्योरम. दैट्स ऑल. 2 ही थ्योरम है पूरे चैप्टर में, ठीक है. और 9th क्लास की इतनी ज्योमेट्री पढ़ने के बाद तो बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर. चेक कीजिए, देखिए, दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस आज इंप्लीमेंट करते हैं, जरा सीखते हैं कि कैसे हम इस थ्योरम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं टू नो द लेंथ ऑफ द इंटरसेक्ट्स फॉर्म और द रेशियो फॉर्म बाय द 2 लाइंस. ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं जरा समझने की. कल करेंगे कन्वर्स और बाकी क्वेश्चंस. आज थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, दिस इज ट्रायंगल PQR and AB is parallel to QR. If AP is 4.5 centimeter, this AQ is 1.5 centimeter, DR is 2 centimeter. What is the length of PR? What is the length of PR? 4.5. सर अगर AQ 1.5 है तो सर BR भी तो सर 1.5 ही होना चाहिए. सर 6 होगा शायद. हाँ सर, और बेटा आपने समझा ही नहीं इसका मतलब थ्योरम को. ABC ट्राइंगल है ना बेटो, ये इसके पैरेलल है. ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है. अपेक्षा, आई एम टॉकिंग टू यू बेटा, क्या ये पैरेलल दिख रही है आपको? 6 आएगा ना सर 6 x is equal to 6. बिल्कुल 6 आ सकती है, लेकिन 4.5 या 4 किसी ने कुछ बोला था ऐसा, वो तो बिल्कुल नहीं आ सकती. चलो यहाँ पे आते हैं, मैं उस क्वेश्चन की बाद में बात करूंगा. इधर करते हैं. अपेक्षा बेटा देख, इस ट्राइंगल में अगर BP 1 है तो QC 1 तुम्हें लग रहा है कि 1 होगी या उससे ज्यादा लग रही है? नो सर. क्या तुम्हें लग रहा है AP और AQ इक्वल है? आपको लग रहा है? नहीं, है ना. आपने यही गलती टेस्ट में भी करी थी बेटे, कि आपने उससे भी सीखिए आप गलती से. देखो, जब हम कहते हैं ना कि साइन थीटा अपने पास में मान लीजिए 3/5 है, तो हम ये कहें कि परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:5. सो दिस कैन बी 3k और 3x. इट शुड बी 5k और 5x. द रेशियो इज 3:5. याद है आपने tan थीटा को आपने 3/4 में आपने लिखा कि tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा. सो sin थीटा 3 हो गया और cos थीटा 4 हो गया. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेटो? अब एक बात बताओ, sin थीटा 3 कैसे हो सकता है? sin थीटा का मतलब होता है P/H. sin का मतलब होता है P/H, है ना बेटो. गलती समझो और गलती ना करें दोबारा. मजा तो कभी है ना, व्हेन वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक की तो गलती पता चलनी चाहिए और वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए. हमने कहा sin 3 सॉरी, है ना. sin थीटा तो P/H होता है, ये है 3. इसका मतलब आप कहना चाहते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 1. इज इट? नॉट पॉसिबल. Not possible. Are you getting my point, बेटा? यस सर. हाँ, ना भी बोल सकते हो लेकिन रिएक्ट करो, है ना. तो जब हम ये कहते हैं ना बेटा इनका रेशियो 3:5 है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो 3 और वो 5 है. नहीं, उनका रेशियो 3:5 है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? देखो, आपने लिखा था sin थीटा इज इक्वल टू 3. sin थीटा 3 कैसे हो सकता है बच्चे?
ठीक है, तो वहां पे मार्क्स कटे अपने, तो हमें पता चलनी चाहिए थी गलती। ऐसे यहाँ पे हम ये कह रहे हैं इनका रेशो इक्वल है, हम ये थोड़ा कह रहे हैं ये इक्वल इक्वल बनेंगे, सामने सामने इक्वल होते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं। हम ये कह रहे हैं इक्वल होते हैं। आप मिड पॉइंट थ्योरम की याद कीजिए, हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी, तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि ये, हमने लिखा था डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ई ए सी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ए डी और ए ई इक्वल हो गए ना, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे बच्चे हम कह रहे हैं रेशियो इक्वल होगा, सो AP अपॉन AQ इज इक्वल्स टू BP अपॉन BR। AP is 4.5, AQ is 1.5, BP is not known to us but BR is 2। ये अपने कहा BP is 6 सेंटीमीटर, राइट। मैंने आपसे BP नहीं पूछा था, मैंने आपसे PR पूछा था। What is PR equals to? 6 + 2 8। 8, करेक्ट करेक्ट। अब अपने पास एग्जाम में होता क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा 6, सेकेंड मिल गया कुछ 4 मान लीजिए, थर्ड मिल गया हमें 8 मान लीजिए, या फिर हमें मिलेगा नन ऑफ दीज, राइट। हम में से बहुत से बच्चे इसको सही करेंगे, 6 सेंटीमीटर भी निकालेंगे और आंसर भी 6 कर देंगे, जबकि आंसर तो PR पूछा गया था, आंसर तो 8 होना चाहिए था, पूरा गया वरना, बिकॉज ऑप्शनल क्वेश्चन में तो ऑप्शन ही नहीं है, ये नहीं है कि वो ये देखेगा, वो ये देखेगा नहीं, वो तो देखेगा आपने आंसर सही किया या नहीं किया। He will not look into this thing. You are getting my point? So we need to be somewhat alert कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि हम बहुत दुख होता है ना, हमें आता था, हमने क्या किया अभी सही 6 ही तो आएगा, 6 ही तो आना था, लेकिन आंसर 6 नहीं होता सर, आंसर तो 8 होगा। तो ऑप्शनल क्वेश्चन है, either you will get 0 or you will get 1. Simple है, either we will get 1 mark or we will get 0 mark. It depends on our alertness. So answer is 8, not 6. Okay, beta? Okay, sir. So we will continue this tomorrow. BKT, basic proportionality theorem. I hope the ratio is clear to everybody. And this mistake, not only Apeksha has committed, so many of you have committed the same mistake. When we say these are in the ratio 3:5. So we cannot say M is 3. No, M is 3K or 3X or something like that. M is 5K or something like that. But we should not say that M is 3 and N is 5. No, that is not the correct manner to interpret it. The ratios are different, okay, from the algebraic terms. Take care. See you tomorrow. We will continue with this topic.